इस वीडियो में काफ़ी सारे कोरिलेशंस यूज़ किए गए हैं जो कि शायद आपको वियर्ड लगें, बट वो सब कोरिलेशंस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए यूज़ किए गए हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अब ये कौन सा नर्वस सिस्टम है, तो इसकी क्लासिफिकेशन हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और हाँ, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, लास्ट वाली वीडियो जिसमें हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है, तो पहले वो वीडियो यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? आप जानते हैं कि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अपोजिट है। तो क्वेश्चन ये है कि ये कब एक्टिवेट होता है? तो ये सेफ़ कंडीशन में एक्टिवेट होता है। अभी आपके अंदर ये एक्टिवेटेड है। लास्ट वीडियो में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो ओवरव्यू दिया गया था उसमें ये बताया गया था कि हमारी बॉडी के सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होकर बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट चेंज होता है। मैंने कहा था कि ये बाद में समझ में आएगा। तो यहाँ पर वो बात है कि हमारी बॉडी के बाहर जब सराउंडिंग जो है वो जब डेंजरस रहता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और जब सेफ़ रहता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। हमारी बॉडी के लिए सिर्फ दो टाइप के सराउंडिंग्स होते हैं, डेंजरस या फिर सेफ़। उसी हिसाब से सिंपैथेटिक या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसका छोटा सा मैं ओवरव्यू दूं अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, तो इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अपोजिट तरीके से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम जिस तरीके से सप्रेस हो गए थे वो सारे सिस्टम्स वापस से स्टार्ट होंगे। वहाँ पर ब्लड का सप्लाई इंक्रीज़ होगा और हार्ट रेट इंक्रीज़ हुई थी वो डिक्रीज़ होगी, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज़ होगा, और जो चीज़ें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हुई थी उसकी अपोजिट होंगी। तो चलो इसको और अच्छे से समझने के लिए वही स्टोरी देखते हैं जो प्रीवियस वीडियो में देखा था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उस बंदे की बिल्डिंग में आग लग जाती है। उसकी बॉडी डेंजर में होने की वजह से उसकी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया ताकि बॉडी डेंजर जोन से बाहर आ जाए। फिर वो बंदा बिल्डिंग के बाहर आ जाता है जब, तो उसके सेंसेस आसपास देखते हैं और इम्पल्स को लेकर राजा तक जाते हैं। नहीं, ये वाला राजा नहीं, ये वाला राजा। ब्रेन तक सेंसरी इम्पल्स पहुंचते हैं और कहते हैं कि महाराज, बॉडी अब डेंजर जोन से बाहर आ चुकी है, अब बॉडी के लिए कोई खतरा नहीं है। तो इस पर राजा कहता है, अच्छा ठीक है, तो अब पूरी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को शट डाउन करो और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का आरंभ फिर से किया जाए। आई डोंट नो राजा लोग ऐसे बात क्यों करते हैं या सच में। एनीवेज, नाउ अब एसिटिलकोलिन ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड से ट्रैवल करते हुए गैंग्लियन तक जाता है, फिर वहाँ से एसिटिलकोलिन को एफेक्टर ऑर्गन तक भेजता है। नाउ कीप दिस इन माइंड, यहाँ पर प्री गैंग्लियनिक न्यूरोट्रांसमीटर तो एसिटिलकोलिन है ही, बट पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरोट्रांसमीटर भी एसिटिलकोलिन ही है। तो अब सवाल ये है कि एफेक्टर ऑर्गन है कौन से जहाँ एसिटिलकोलिन जाता है और इफेक्ट क्या प्रोड्यूस करता है। उसके पहले ये देखते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर कौन से हैं। ना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप के रिसेप्टर हैं, मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक। मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर है। अब ये टाइप्स ऑफ रिसेप्टर हम कोई दूसरी वीडियो में देखेंगे। अब मस्कैरिनिक रिसेप्टर के 5 टाइप्स हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। प्रिटी ईजी, हाँ, नंबर्स तो सबको याद है। और निकोटिनिक रिसेप्टर के 2 टाइप्स हैं, NM एंड NN। तो चलिए देखते हैं कि एसिटिलकोलिन जो हमारा एजेंट है गैंग्लियन से निकलता है पीस क्रिएट करने के लिए, तो कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में जाता है और क्या क्या इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। और इसको समझने के लिए हम रिसेप्टर्स की मदद लेंगे, उनको सीरियल वाइज देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में हैं। ऑब्वियसली जहाँ रिसेप्टर्स है वहीं एसिटिलकोलिन जाएगा, इतना आवारा नहीं है वो। तो सबसे पहले है मस्कैरिनिक का M1 रिसेप्टर। नंबर 1 नंबर्स का स्टार्टिंग है हमारे हेड की तरह, तो M1 रिसेप्टर है CNS में, और साथ में विदाउट एनी न्यूमेरिक कोरिलेशंस GIT में भी है। CNS में जब एसिटिलकोलिन M1 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो कॉग्निशन इंक्रीज़ करता है। अब कॉग्निशन का मतलब क्या है? तो कॉग्निशन का मतलब आपको तभी समझेगा जब आप अपने कॉग्निशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके कॉग्निशन का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। नहीं समझे? कॉग्निशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग और ग्रास्पिंग वगैरह, मतलब कि कोई चीज़ सुनना, सीखना, समझना।
और ये है कॉग्निशन की डेफिनेशन। तो इसका मतलब है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होती है। नाउ नेक्स्ट, जीआईटी में जब एसिटिलकोलिन M1 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो जीआईटी का सिक्रेशन इंक्रीज़ करता है। नाउ नेक्स्ट रिसेप्टर है M2। दो लोग जब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो उनका कनेक्शन किस चीज़ से होता है? दिल से। जी हाँ, दिल से। तो M2 रिसेप्टर है हार्ट में। अब ये सब मत सोचना कि M2 रिसेप्टर से कोई मोहब्बत वगैरह होती है, ये तो बस मैंने ऐसे ही याद रखने के लिए रिलेशन बना दिया कि M2 यानी दो, तो दो लोग, और हार्ट में है तो हार्ट से रिलेशन मोहब्बत का, तो इस वजह से ऐसा बना दिया। नाउ मेन मुद्दा ये है कि M2 से जब एसिटिलकोलिन बाइंड करता है तो होता क्या है। तो जब बाइंडिंग होती है तो हार्ट के अंदर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज़ होता है, हार्ट का कंडक्शन डिक्रीज़ होता है और हार्ट रेट भी डिक्रीज़ होता है। लेकिन हमने तो सुना है कि मोहब्बत में दिल तेज़ धड़कते हैं। मतलब एकदम पीस और कोई अफरा तफरी नहीं, बिल्कुल मोहब्बत वाला माहौल फील नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट रिसेप्टर है M3। ये रिसेप्टर ब्रॉडली 3 जगहों पर है। स्मूथ मसल में जहाँ कंस्ट्रक्शन करता है, ब्लड वेसल में जहाँ पर वेसोडाइलेशन करता है, और ग्लैंड्स में जहाँ पर सिक्रेशन इंक्रीज़ करता है। नाउ अगर स्मूथ मसल को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताएं तो जीआईटी में है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन करता है। फिर डिट्रूसर मसल में है, डिट्रूसर मसल के अंदर है, ये उसकी इमेज है, और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन भी करता है। तो एसिटिलकोलिन जो हमारा एजेंट है ये इन सब जगहों पर जाता है और ये सारे इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। अब बचे हैं दो रिसेप्टर्स M4 एंड M5, और ये दोनों रिसेप्टर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही हैं। M4 रिसेप्टर की अगर बात करें तो ये एक ऑटोनॉमिक इनहिबिटरी रिसेप्टर है। मतलब इसका अगर बेस्ट एग्जांपल मैं दूं तो वाटर टैंक के अंदर लगा हुआ बॉल जो ओवरफ्लो से प्रिवेंट करता है। मतलब टैंक में जैसे जैसे वाटर का लेवल इंक्रीज़ होता है, लाइकवाइज बॉल भी राइज़ होता है पानी के साथ साथ। फिर एक सर्टेन पॉइंट पर आकर इनलेट बंद हो जाता है उस बॉल की वजह से, जिसकी वजह से वाटर का इंटेक स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से जब एसिटिलकोलिन रिलीज़ होता रहता है तो एक सर्टेन पॉइंट पर जब एसिटिलकोलिन M4 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो एसिटिलकोलिन का सिक्रीशन स्टॉप हो जाता है ताकि एसिटिलकोलिन का लेवल मेंटेन्ड रहे। नाउ नेक्स्ट रिसेप्टर है M5 रिसेप्टर। M5 रिसेप्टर से खुशियाँ फैलती हैं। जी हाँ, जब एसिटिलकोलिन M5 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो डोपामीन सिक्रेट होता है। तो इस तरीके से M5 को तो लखनऊ कह सकते हैं। मुस्कुराइए आप लखनऊ में। नाउ नेक्स्ट टाइप के रिसेप्टर्स हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। इसमें फर्स्ट है NM रिसेप्टर। NM रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर लोकेटेड है, और मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि NM का फुल फॉर्म न्यूरोमस्कुलर है। और अगर मैं जेन्युइनली आपको इसका फुल फॉर्म बताऊँ तो वो है मस्क्यूलर निकोटिनिक रिसेप्टर। और जब एसिटिलकोलिन इसे बाइंड करता है तो मसल्स का कंट्रैक्शन होता है, स्केलेटल मसल का। नाउ लास्ट रिसेप्टर है NN रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में प्रेजेंट है। ये रिसेप्टर गैंग्लियन का डीपोलराइजेशन करता है और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और इसका फुल फॉर्म है न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर। प्रीटी इजी टू रिमेंबर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और हाँ, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजेनेसिस होता है। मतलब हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है, ताकि जब भी फ्यूचर में कभी ज़रूरत हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो, तो उस ग्लूकोज को यूज़ किया जाए। और उसके अलावा स्वेटिंग भी हमारी बॉडी में रुक जाती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी नॉर्मलाइज हो जाता है इतना ज़्यादा रिलैक्स होने की वजह से। उसके अलावा हमारी बॉडी में सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि हर स्पीशीज़ इस तरीके से डिज़ाइंड है कि जब कंफर्टेबल जोन और कंफर्ट जोन हो तो उसको रिप्रोड्यूस करना होता है और अपने एक्सटिंक्शन को प्रिवेंट करना होता है। तो इसीलिए सेक्सुअल एक्साइटमेंट भी होती है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। और जाते जाते एक सवाल आप लोगों के लिए ये है कि जिस तरीके से लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उस सिचुएशन को कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। तो उसी तरीके से जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इस कंडीशन को किस तरीके से और किस नाम से जाना जाता है,
तो ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दीजिए। उसके अलावा अगर मैं कुछ भूला भटका हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप उसके लिए भी योगदान दे दीजिए ताकि किसी की हेल्प हो जाए। बाकी लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो कुछ, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में सजेशंस भी दीजिए क्योंकि हमें इम्प्रूव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड थैंक you so much for watching this video. We'll meet you in the next one. Until then, allow me to sign off.